नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंगल सिग्नेचर पूरे देश के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है? इमेजिन कीजिए एक ऐसा भारत जहां 29 अलग-अलग पुराने और उलझे हुए कानून एक झटके में इतिहास बन जाते हैं। 21 नवंबर 2025 ये वो तारीख है जो इंडियन इंडस्ट्रियल हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स में लिखी जाएगी। इस दिन भारत सरकार ने वो कदम उठाया जिसका इंतजार दशकों से था। 4 नए लेबर कोड्स का फाइनल नोटिफिकेशन। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, ये भारत के वर्कफोर्स का, आपका और हमारा एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन है। आज हम इस गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे ये नए नियम आपकी सैलरी, आपकी जॉब सिक्योरिटी और आपके फ्यूचर को रीडिफाइन करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस नए दौर की कहानी की। नवंबर 21, 2025 को गवर्नमेंट ने फाइनली इन चारों कोड्स, द कोड ऑन वेजेस, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड और द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड को फुल एक्सटेंट तक नोटिफाई कर दिया है। इसका सीधा मकसद है एक 3S फिलॉसफी को लागू करना, सिंप्लीफिकेशन, सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी। जो कानून अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे थे, जो आज के डिजिटल युग में रुकावट बन रहे थे, उन्हें हटाकर एक स्ट्रीमलाइन सिस्टम लाया गया है। इसका असर सिर्फ कंपनियों पर नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति पर पड़ेगा जो सैलरी ड्रॉ करता है या किसी को एम्प्लॉय करता है। अप्रैल 1, 2026 तक इन रूल्स के फुल्ली ऑपरेशनल होने का टारगेट रखा गया है। इसलिए आज का ये सेशन आपके लिए सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आने वाले कल की तैयारी है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव की बात करते हैं जो सीधा आपकी जेब पर असर डालेगा, द कोड ऑन वेजेस 2019। यहाँ सबसे बड़ा चेंज आया है डेफिनेशन ऑफ वेजेस में। पहले वेजेस की डेफिनेशन अलग अलग लॉज में अलग होती थी, लेकिन अब एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन लागू होगी। इस नए नियम के मुताबिक आपका बेसिक पे, आपके टोटल रेम्यूनरेशन का कम से कम 50% होना अनिवार्य है। इसे हम 50% रूल कहते हैं। अगर आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में अलाउंसेस यानी एक्सक्लूजन्स का हिस्सा टोटल सैलरी के 50% से ज्यादा है, तो वो एक्सेस अमाउंट अब डीम्ड वेजेस माना जाएगा और आपके बेसिक वेजेस में जोड़ दिया जाएगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका सीधा इम्पैक्ट आपके प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ और ग्रेचुइटी पर पड़ेगा, क्योंकि पीएफ और ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन बेसिक वेजेस पर होता है। जब बेसिक बढ़ेगा तो आपका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। इससे आपकी टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन आपकी सोशल सिक्योरिटी सेविंग्स और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में भारी इजाफा होगा। इस कैलकुलेशन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की टोटल मंथली सैलरी 50,000 रुपए है। पुराने स्ट्रक्चर में शायद उनका बेसिक 15,000 होता था और बाकी 35,000 अलाउंसेस होते थे, लेकिन नए कोड के हिसाब से अलाउंसेस 50% यानी 25,000 से ज्यादा नहीं हो सकते। जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपए अलाउंसेस में थे वो अब बेसिक में ऐड माने जाएंगे, यानी पीएफ कैलकुलेशन के लिए बेसिक वेज 15,000 नहीं बल्कि 25,000 माना जाएगा। ये एक पावरफुल स्टेप है एम्प्लॉइज के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। एक और बहुत ही एनकरेजिंग बदलाव जो कोड ऑन वेजेस ने किया है वो है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का समय। पहले एम्प्लॉइज को जॉब छोड़ने के बाद महीनों तक अपने ड्यूज का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन नए सेक्शन 17 के तहत अगर कोई एम्प्लॉय रिजाइन करता है, रिटायर होता है या उन्हें रिमूव किया जाता है, तो कंपनी को उनके सारे वेजेस और ड्यूज स्ट्रिक्टली 2 वर्किंग डेज के अंदर पे करने होंगे। ये प्रोविजन एम्प्लॉइज के लिए राहत है, लेकिन एम्प्लॉयर्स के लिए एक कॉल टू एक्शन है कि वो अपने एग्जिट प्रोसेसेस और नो ड्यूज क्लियरेंस को तुरंत डिजिटाइज करें ताकि ये 48 आवर डेडलाइन मीट हो सके। अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्तंभ की तरफ जो है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ये कोड उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है जो अब तक लेबर लॉज के दायरे से बाहर थे, हमारे गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। पहली बार फूड डिलीवरी पार्टनर्स, कैब ड्राइवर्स और फ्रीलांसर्स को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया गया है। एग्रीगेटर्स को अब अपने टर्नओवर का 1 से 2% हिस्सा एक सोशल सिक्योरिटी फंड में जमा करना होगा, जिससे इन वर्कर्स को हेल्थ और मैटरनिटी बेनिफिट्स मिल सकेंगे। सोशल सिक्योरिटी कोड में ग्रेचुइटी को लेकर भी एक क्रांतिकारी बदलाव आया है, खासकर फिक्स टर्म एम्प्लॉइज के लिए। पहले ग्रेचुइटी पाने के लिए लगातार 5 साल की सर्विस पूरी करना जरूरी था, लेकिन अब अगर आप एक फिक्स टर्म एम्प्लॉय हैं यानी आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपको 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपने जितने समय काम किया है उसके हिसाब से प्रो राटा बेसिस पर आपको ग्रेचुइटी मिलेगी, चाहे वो 1 साल ही क्यों ना हो। इसका कैलकुलेशन वही रहेगा, लास्ट ड्रॉन सैलरी डिवाइडेड बाई 26 मल्टीप्लाइड बाई 15 डेज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। ये प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को वही इज्जत और सिक्योरिटी देता है जो परमानेंट एम्प्लॉइज को मिलती है।
तीसरा बड़ा बदलाव है द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। ये कोड बिजनेसेस को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। एक बड़ा चेंज जो काफी चर्चा में है वो है रिट्रेंचमेंट थ्रेशोल्ड। पहले जिन फैक्ट्रीज में 100 से ज्यादा वर्कर्स होते थे, उन्हें किसी को निकालने या यूनिट बंद करने से पहले सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती थी। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 300 वर्कर्स कर दिया गया है। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर्स को वर्कफोर्स मैनेज करने में ज्यादा आजादी मिलेगी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा। लेकिन इस आजादी के साथ एक बैलेंस भी बनाया गया है। स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स के नियम अब बहुत सख्त कर दिए गए हैं। अब कोई भी यूनियन बिना 14 दिन का नोटिस दिए स्ट्राइक पर नहीं जा सकती। ये रूल पहले सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए था, लेकिन अब इसे सभी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स पर लागू कर दिया गया है। इसका मकसद है कि अचानक काम बंद ना हो और डायलॉग के जरिए समस्याओं का समाधान निकाला जाए। ये फ्लैश स्ट्राइक्स के कल्चर को खत्म करेगा और एक डिसिप्लिन्ड इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट बनाएगा। चौथा और आखिरी कोड है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, जिसे हम OSH कोड कहते हैं। ये कोड वर्कप्लेस पर आपकी सुरक्षा और डिग्निटी पर फोकस करता है। इसमें एक गेम चेंजिंग प्रोविजन है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। अब महिलाएं रात के शिफ्ट में यानी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में काम कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉयर्स को स्ट्रिक्ट कंडीशंस पूरी करनी होंगी। महिला एम्प्लॉय की रिटन कंसेंट लेनी होगी और सबसे महत्वपूर्ण, उनके लिए घर तक फ्री ट्रांसपोर्ट और रोबस्ट सिक्योरिटी का इंतजाम मैंडेटरी होगा। ये कदम वर्कफोर्स में जेंडर इक्वालिटी लाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। OSH कोड ने कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी लाइसेंसिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया है। पहले कॉन्ट्रैक्टर्स को हर नई लोकेशन या नए काम के लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ता था। अब एक सिंगल पैन इंडिया लाइसेंस का प्रोविजन लाया गया है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर 50 से कम वर्कर्स एम्प्लॉय करता है तो उन्हें अब लाइसेंस लेने की जरूरत ही नहीं है। ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। और जो 50 या उससे ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉय करते हैं, वो एक सिंगल पैन इंडिया लाइसेंस लेकर पूरे देश में काम कर सकते हैं। ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को खत्म करता है और बिजनेस एक्सपेंशन को फास्ट ट्रैक करता है। इसके साथ ही एक्सीडेंट्स की रिपोर्टिंग को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट टाइमलाइन सेट की गई है। अगर वर्कप्लेस पर कोई फेटल एक्सीडेंट होता है तो एम्प्लॉयर को फॉर्म VI के जरिए इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सिर्फ 4 घंटे के अंदर नोटिस भेजना होगा। अगर फिजिकल नोटिस दिया जा रहा है तो 12 घंटे का समय है। ये इंश्योर करेगा कि एक्सीडेंट्स पर तुरंत एक्शन लिया जाए और वर्कर सेफ्टी को प्रायोरिटी दी जाए। अब हम बात करते हैं कंप्लायंस और पेनल्टीज की, जो कंपनीज के लिए सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट है। नए कोड्स में इंस्पेक्टर राज को खत्म करके एक फैसिलिटेटर मॉडल लाया गया है। अब ऑफिशियल्स को इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कहा जाएगा। उनका काम सिर्फ गलतियां ढूंढना नहीं, बल्कि एम्प्लॉयर्स को कंप्लायंस में मदद करना भी होगा। इंस्पेक्शंस अब रैंडम वेब बेस्ड एलोकेशन सिस्टम के थ्रू होंगे, जिससे करप्शन और हैरेसमेंट कम होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नियम तोड़ने पर छूट मिलेगी। पेनल्टीज को काफी बढ़ा दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉयर पहली बार प्रोविजंस वायलेट करता है तो फाइन 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक हो सकता है। अगर वही गलती 5 साल के अंदर दोबारा की गई तो जेल की सजा का भी प्रोविजन है, जो 3 महीने तक हो सकती है। इसलिए कंप्लायंस अब चॉइस नहीं, कंपल्शन है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का ऑप्शन भी दिया गया है, जहां एम्प्लॉयर गलती मानकर और फाइन भरकर लिटिगेशन से बच सकता है, लेकिन ये ऑप्शन हर बार अवेलेबल नहीं होगा। रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का तरीका भी पूरी तरह बदल गया है। पहले कंपनीज को 29 अलग-अलग लॉज के तहत सैकड़ों रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते थे। अब OSH कोड और वेज कोड के तहत इसे रैशनलाइज किया गया है। एम्प्लॉयर्स को अब इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर्स मेंटेन करने की अनुमति है। फॉर्म I और फॉर्म 4 जैसे स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो पूरे देश में वैलिड होंगे। इससे पेपरवर्क में भारी कमी आएगी और डेटा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट जो एक्शन प्लान में हाईलाइट किया गया है वो है वैकेंसी रिपोर्टिंग। सोशल सिक्योरिटी कोड के चैप्टर 12 के अनुसार अब एम्प्लॉयर्स को किसी भी वैकेंसी को फिल करने से पहले कैरियर सेंटर्स को इलेक्ट्रॉनिकली रिपोर्ट करना होगा। ये नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के साथ लिंक्ड होगा। इसका फायदा यह है कि जॉब मार्केट का डेटा रियल टाइम में अवेलेबल होगा और जॉब सीकर्स को बेहतर मौके मिलेंगे। ये रूल एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक सर्विस को छोड़कर सभी एस्टैब्लिशमेंट्स पर लागू होगा। अब हम आते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। जैसा कि हमने शुरू में बात की, इन कोड्स का नोटिफिकेशन 21 नवंबर 2025 को आया, लेकिन फुल ऑपरेशनलाइजेशन के लिए टारगेट डेट 1 अप्रैल 2026 रखी गई है। ये जो बीच का समय है, ये ट्रांजिशन पीरियड है। इस दौरान स्टेट गवर्नमेंट्स अपने रूल्स फ्रेम कर रही हैं। क्योंकि लेबर कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, सेंट्रल रूल्स के साथ साथ स्टेट रूल्स का होना भी जरूरी है। कंपनीज को स्टेट वाइज कंप्लायंस मैट्रिक्स बनाना होगा, क्योंकि ओवरटाइम कैलकुलेशंस और हॉलीडेज के नियम हर स्टेट में अलग हो सकते हैं।
आइए अब जरा गहराई से समझते हैं कि इन चेंजेस का फाइनेंशियल इम्पैक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। टेक होम सैलरी वर्सेस पीएफ कंट्रीब्यूशन का गणित समझना जरूरी है। मान लीजिए किसी का कॉस्ट टू कंपनी यानी सीटीसी 10 लाख रुपए सालाना है। नई स्ट्रक्चर में ग्रेच्युटी की लायबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि बेसिक वेज बढ़ गया है। एम्प्लॉयर्स को अपने बजट्स को रिस्ट्रक्चर करना होगा। ग्रेच्युटी का प्रोविजन जो पहले शायद कम बेसिक पर कैलकुलेट होता था, अब बढ़े हुए बेसिक पर होगा। एम्प्लॉयर्स को अपनी एक्चुअरियल वैल्यूएशन दोबारा करवानी पड़ेगी। लीव इनकैशमेंट पर भी असर पड़ेगा। कोड ऑन वेजेस के अनुसार लीव इनकैशमेंट का अमाउंट भी नई डिफाइंड वेजेस पर कैलकुलेट होगा। यानी जब आप छुट्टियां इनकैश करवाएंगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि बेस अमाउंट अब हायर है। ये एम्प्लॉयज के लिए एक हिडन बेनिफिट है जो शायद तुरंत नजर ना आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफी फायदेमंद है। ओवरटाइम का कैलकुलेशन भी अब और प्रिसाइज होगा। कोड के अनुसार अगर कोई एम्प्लॉय नॉर्मल वर्किंग आवर से ज्यादा काम करता है तो उसे ओवरटाइम वेजेस मिलने चाहिए जो नॉर्मल रेट से 2 गुना होगा। ओएसएच कोड में वर्किंग आवर्स को 8 घंटे पर डे पर स्टैंडर्डाइज किया गया है, लेकिन स्प्रेड ओवर टाइम को लेकर भी क्लैरिटी दी गई है। इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का कोर मैसेज क्या है? ये बदलाव डराने के लिए नहीं बल्कि सशक्त बनाने के लिए है। ये एक शिफ्ट है इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ। आज तक भारत में 90% वर्कफोर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थी, जिन्हें कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती थी। ये कोड्स उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश है। एम्प्लॉयर के लिए ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कंप्लायंस आसान किया गया है। एम्प्लॉय के लिए ये सोशल सिक्योरिटी और डिग्निटी है। एक प्रोफेशनल टोन में अगर हम समझें तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का नया युग है। एचआर मैनेजर्स और बिजनेस ओनर्स को अब रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। पुराने चलता है एटीट्यूड की अब कोई जगह नहीं है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का नया रोल ये संकेत देता है कि सरकार सहयोग करना चाहती है, लेकिन नियम पालन में कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी। दोस्तों, जब हम इन डॉक्यूमेंट्स और एनालिसिस को पढ़ते हैं तो एक बात साफ होती है कि ये लॉज फ्यूचर रेडी हैं। इनमें डिजिटाइजेशन को एम्ब्रेस किया गया है। नोटिसेस इलेक्ट्रॉनिकली भेजे जा सकते हैं, रिकॉर्ड्स डिजिटली स्टोर किए जा सकते हैं, इंस्पेक्शंस एल्गोरिथम से डिसाइड होंगे। ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को नए लेवल पर ले जाता है। इस डिस्कशन को समराइज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि 21 नवंबर 2025 का नोटिफिकेशन एक नई सुबह लेकर आया है। अप्रैल 2026 तक का समय हमारे पास है अपने सिस्टम्स को अपडेट करने का, अपनी पॉलिसीज को रीराइट करने का। चाहे वो इक्वल रेम्यूनरेशन की बात हो, जहां जेंडर के बेसिस पर भेदभाव पूरी तरह प्रोहिबिटेड है, या फिर माइग्रेंट वर्कर्स के राइट्स की बात हो, जिन्हें आप साल में एक बार घर जाने के लिए जर्नी अलाउंस मिलेगा। हर प्रावधान एक बेहतर समाज बनाने की तरफ इशारा करता है। अंत में मैं बस यही कहूंगी कि ये ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये हमारे माइंडसेट का ट्रांसफॉर्मेशन है। एक सुरक्षित वर्कर ही एक प्रोडक्टिव वर्कर होता है, एक कंप्लायंट कंपनी ही एक सस्टेनेबल कंपनी होती है। इन 4 लेबर कोड्स ने हमें एक मौका दिया है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करने का। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन नियमों को सिर्फ बोझ ना समझें बल्कि इन्हें एक टूल की तरह यूज करें, एक ऐसा टूल जो हमारे देश को आर्थिक महाशक्ति बनने में मदद करेगा। ये यात्रा आसान नहीं होगी, चेंजेस बड़े हैं, कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है। एक ऐसा भारत जहां हर श्रमिक का भविष्य सुरक्षित हो और हर उद्योग निडर होकर तरक्की करे। तो आइए इस बदलाव का स्वागत करें पूरे विश्वास और तैयारी के साथ।